नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। शुरुआत करेंगे हरिहर छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का 2 दिवसीय संकल्प शिविर रायपुर के कमल विहार स्थित माहेश्वरी भवन में शुरू हो गया है और राजस्थान के उदयपुर में नव संकल्प शिविर के लिए लिए गए निर्णयों में मंथन किया जाएगा। आपको बता दें, चिंतन शिविर के निर्णयों को राज्य में लागू करने कार्य योजना बनाई जाएगी। शिविर में मिशन 2023 को लेकर रणनीति बनेगी। आपको बता दें, संकल्प शिविर को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में चिंतन शिविर को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो संदेश भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने उदयपुर के संकल्पों को आत्मसात करने की बात कही। सीएम ने कहा है कि उदयपुर चिंतन शिविर में जो भी फैसले लिए गए उसे हम आगे कार्य करना चाहते हैं और राजनीतिक, सामाजिक न्याय, कृषि, हर क्षेत्र में काम करने के लिए जो फैसले हुए उन पर कार्य करना है। ब्यूरो चीफ जरीन सिद्दीकी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। जरीन, आपसे जानेंगे, संकल्पों को आत्मसात करने की बात कही जा रही है, वीडियो संदेश भी जारी किया गया है सीएम भूपेश बघेल की तरफ से। क्या कुछ ताजा अपडेट है मामले से जुड़ी? कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का चिंतन शिविर जो आयोजन हुआ है, ये उदयपुर में जरीन से हमारा संपर्क शायद टूट गया, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो संदेश जारी किया है, 2 दिवसीय संकल्प शिविर, और आपको बता दें कि लोगों तक हर चीज पहुंचाने की बात कही जा रही है मिशन 2023 को लेकर। और इसकी शुरुआत आज यहाँ कांग्रेस के झंडा तोलन के साथ इसकी शुरुआत हुई और मोहन मरकाम जी का अध्यक्षीय भाषण, स्वागत भाषण और अध्यक्षीय भाषण के रूप में मेरा उद्बोधन हुआ। पुनिया जी का भी उद्बोधन हो चुका है। मुख्य रूप से जो उदयपुर में जो नव चिंतन शिविर हुआ 3 दिवसीय, उसी के वहाँ जो प्रस्ताव पारित हुए उसके अनुसार हम लोगों को काम आगे करना है। जो फैसले वहाँ लिए गए, चाहे वो राजनीतिक प्रस्ताव हो, चाहे वो कृषि का प्रस्ताव हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव हो, चाहे वो सामाजिक न्याय का प्रस्ताव हो, सारे प्रस्ताव वहाँ हुए हैं। उसके कापी का वितरण भी किया गया और वहाँ जो निर्देश दिए गए, फैसले लिए गए हैं, उसके पालन हम लोगों को प्रत्येक प्रदेश में करना है। तो आज देश के सभी राज्यों में 2 दिवसीय संकल्प शिविर का आयोजन, और इसमें अब आने वाले जो सेकंड हाफ है और कल है, इसमें तय होगा कि किस प्रकार से हम लोगों को उदयपुर संकल्प जो संकल्प लिया गया उदयपुर में, उसको हमको इम्प्लीमेंट कर। बघेल की तरफ से साफ चीजें की गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है, मिशन 2023 की रणनीति बनेगी। उदयपुर के संकल्पों को आत्मसात करने पर भी मंथन होगा। तो वीडियो संदेश भी उन्होंने जारी किया है, एक वीडियो जारी किया है सीएम बघेल ने। 2 दिवसीय संकल्प शिविर शुरू किया जा रहा है और इसके साथ ही हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि जनता तक अपनी उपलब्धियां पहुंचाने की पूरी कोशिश। जरीन एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। जरीन, 2 दिवसीय संकल्प शिविर और क्या कुछ खास रहने वाला है, बताइए जरा। जी, अगर शुरुआत से देखा जाए कोमल जी, तो 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुआ है, उसमें कांग्रेस की करारी हार के बाद उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ में हुआ। इसका लब्बो-लुआब ये है कि सत्ता में कांग्रेस किस वजह से आने से चुप रही है, इन सब बातों पे मंथन करना और उन बातों को फिर दूर करना। आज भी छत्तीसगढ़ में जो चिंतन शिविर आयोजन किया गया, उसका उद्देश्य दिखना था कि आने वाले विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में और 2024 के केंद्र के जो चुनाव होने वाले लोकसभा में, उसमें कांग्रेस को अपनी पकड़ वापस से फिर से स्थापित करना। इन्हीं मुद्दों पे कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
मोहन मरकाम भी शामिल हुए। जो आज जिस मुद्दे पे चिंतन शिविर में जो बातें हो रही है उसमें जो अहम बात केंद्र में किस तरह से कांग्रेस की सरकार बनाया जाए। अपनी अपनी राय दे रहे दिग्गज नेता विधायक मंत्री सब मौजूद हैं। चूंकि अंदर जाने नहीं दिया जा रहा मीडिया को, जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि केंद्र में वापसी किस तरह से हो इस पर मंथन किया जा रहा है और इन्हीं पुनः सत्ता प्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ में भी और केंद्र में भी चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। जरीन, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के 8 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ बीजेपी के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के साथ पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद सुनील सोनी समेत कई बड़े नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। इस दौरान रमन सिंह ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब को छत मिल रही है, हर घर में नल जल योजना के माध्यम से पानी पहुंच रहा है। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए प्रतिबद्ध मोदी जी ने अपने कार्यकाल के 8 साल पूरे कर लिए हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण ही 8 साल की यात्रा रही है और किसान का सम्मान, गरीब का कल्याण, महिलाओं का उत्थान, युवाओं को अवसर, तकनीकी नवाचार से विश्व पटल पर भारत को नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री जी की हमेशा प्राथमिकता रही है गरीब कल्याण और हर योजना का केंद्र बिंदु गरीब रहा है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण 8 साल की यात्रा और मुझे लगता है मोदी सरकार के जन कल्याण के लिए जन भागीदारी के साथ जन सेवा को समर्पित ये जन जन की सरकार है। मोदी जी का लक्ष्य क्या रहा है? किसान का सम्मान हो, गरीब का कल्याण हो, युवा को अवसर मिले, महिलाओं का उत्थान हो, तकनीक में नवाचार हो, विश्व पटल पर भारत को मजबूत पहचान हो, इतिहास के समस्याओं के स्थायी समाधान का रास्ता निकले। और ये संभव हुआ है इन सारी बातों में तो मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, दृढ़ इच्छा शक्ति में। सबसे पहला काम प्रधानमंत्री के रूप में जो किसी राज्य की पीड़ा को दूर, जिसके लिए 15 साल मैं चिल्लाता रहा, 12 साल हम लड़ते रहे, मगर 2014 आते आते मोदी जी ने उन योजनाओं का समाधान ढूंढा और एक झटके में 2014 में केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा था वो राज्य का हिस्सा बढ़ा के 32% हमको मिलता था। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा अलग अलग राज्यों, उसको सीधा मोदी जी ने एक किस्त में, एक मुश्त में 42% कर दिया, 32 से 42%। किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ा। राहुल गांधी जी तो कंफ्यूज हैं, भारत राष्ट्र है कि नहीं है इस बात को लेकर उनके मन में शंका रहता है। मगर जीएसटी के लिए कोई बोलता है 8,000 करोड़ का मिला, कोई बोलता है 32,000 करोड़ का मिला, कोई बोलता है 55,000 करोड़। अरे भाई, जीएसटी का स्टेट सीधा फार्मूला है। जीएसटी का फार्मूला ये है कि जीएसटी काउंसिल है जिसमें सारे राज्यों के प्रतिनिधि रहते हैं, वो तय कर देते हैं कि किसका कितना शेयर मिलना है और उसी आधार पर शेयर मिलता है। इसमें हल्ला करने की जरूरत ही नहीं होती। और आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र के नेतृत्व में ही आगामी चुनाव की रणनीति तय होगी। मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल एक ओबीसी चेहरा है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो अगला जो रहेगा चुनाव, विधानसभा चुनाव, तो क्या वो आदिवासी चेहरे पर लड़ा जाना चाहिए या ओबीसी चेहरे पर? चेहरा क्या होगा, कौन होगा, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। और कांग्रेस जो निर्णय होगा भारतीय जनता पार्टी का, वो पार्टी का निर्णय होगा। हम सब
तो आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर फिलहाल अभी कुछ भी साफ नहीं है। सीएम चेहरे को लेकर कहा है पूर्व सीएम रमन सिंह ने कि सामने से तय होगा, हाईकमान तय करेगा कि क्या खास रहेगा, सीएम का चेहरा कौन होगा। केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला होगा वही मंजूर होगा। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि आखिर सीएम का चेहरा इन चुनावों में कौन होगा। मिशन 2023 की तैयारी तेजी से। ब्यूरो चीफ जरीन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जरीन, सीएम चेहरे को लेकर अगर बात की जाए तो पूर्व सीएम रमन सिंह ने साफ कहा केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा वो मंजूर होगा। जी कोमल जी, आपको बताना चाहूंगा कि रमन सिंह के द्वारा कहा गया है कि यहाँ से कोई सीएम का चेहरा नहीं बनेगा। केंद्र के द्वारा जो भी सीएम को प्रोजेक्ट किया जाएगा वो स्वीकार होगा। कयास ये लगाए जा रहे थे कि रमन सिंह चूंकि 3 बार सफल मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ में, इसलिए क्या रमन सिंह को फिर से मौका दिया जाएगा, जिसको लेकर रमन सिंह ने बयान दिया था। क्योंकि रमन सिंह के सीएम पद के दावेदार अगर करते हैं तो उनके साथ कई और वरिष्ठ जो बीजेपी के नेता हैं वो भी अपनी दावेदारी ठोकेंगे। तो केंद्र ने एक सीधा साधा रास्ता निकाला कि अभी बिना सीएम के चेहरे के चुनाव होंगे और रिजल्ट आने के बाद फिर सीएम का चेहरा बताया जाएगा। तो इससे यहाँ पे जो आपसी खींचतान होती सीएम का चेहरा ऐलान करने पे, उससे किरकिरी से बचने की कोशिश है। बस ये कहा जा सकता है कि किरकिरी ना हो, इसलिए केंद्र के द्वारा ये फरमान सुनाया गया है जो रमन सिंह को भी मंजूर है और दूसरे नेताओं को भी मंजूर है। जी कोमल जी, चलिए बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए जरीन। और वहीं विश्व बाल सुरक्षा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि सभी बच्चों के स्वस्थ और खुशहाल जीवन, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बच्चों को स्वस्थ, सुपोषित और सुरक्षित जीवन देना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सब बच्चों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराते हैं। बच्चों को ढेर सारा प्यार। छत्तीसगढ़ की बेटी श्रद्धा शुक्ला ने यूपीएससी में 45वीं रैंक हासिल कर प्रदेश का मान बढ़ाया है। बड़ी कामयाबी को हासिल करने के बाद श्रद्धा शुक्ला ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की है और वहीं मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि अपने राज्य का नाम रोशन किया है। आपकी सफलता से राज्य की बेटियों को आगे की प्रेरणा मिलेगी। बता दें कि श्रद्धा शुक्ला छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला की बेटी हैं। श्रद्धा शुक्ला ने अपने पिता के साथ सीएम से मुलाकात की है। और जाने माने सिंगर केके के निधन के बाद जहां संगीत और सिनेमा जगत में शोक की लहर है, वहीं राजनीतिक जगत में केके को याद किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केके को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्होंने ट्वीट कर लिखा, केके का छत्तीसगढ़ से बहुत लगाव था। कुछ दिनों पहले वो रायपुर आए थे। रूहानी आवाज के मालिक केके को हम हमेशा याद रखेंगे। विनम्र श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये ट्वीट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो केके का निधन एक अपूर्णीय क्षति है। सिंगर केके को सीएम भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि दी है और संवेदनाएं व्यक्त की हैं ट्वीट के जरिए। और साथ ही कहा कि उनका छत्तीसगढ़ से एक अलग ही लगाव था। कुछ दिन पहले रायपुर आए थे केके और ये बातें कहते हुए उन्होंने ट्वीट भी किया है, अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की है भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। तो ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं।
और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी ने सीएम भूपेश बघेल पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बस्तर वासियों ने उन पर भरोसा किया और उन्होंने चोरी छिपे नगरनार इस्पात संयंत्र की जमीन बेच दी। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ने बस्तर वासियों के विश्वास का सौदा किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार को रखवाल की जगह दलाल बताया है। अमित जोगी ने तथ्यों के साथ जानकारी देते हुए ये खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ने एनएमडीसी को जमीन बेचकर नगरनार इस्पात संयंत्र के निजीकरण का रास्ता खोल दिया है। तो ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित जोगी ने गंभीर आरोप लगाए हैं नगरनार इस्पात संयंत्र निजीकरण को लेकर। उन्होंने कहा है कि रास्ता खोल दिया निजीकरण का। अमित जोगी ने सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। उनको मालिकाना हक मिलेगा। इस वादे के आधार पर लोगों ने अपनी जमीन सरकार को सौंपी थी। सरकार को उस जमीन को किसी और को बेचने का ना तो नैतिक अधिकार है, ना कानूनी अधिकार है और ना ही राजनीतिक अधिकार है। स्थानांतरण किया गया है, इसी को हम चैलेंज करेंगे। नगरनार बचाव समिति का आज हम लोग गठन करने जा रहे हैं। और कोरिया जिले में एसटी/एससी वर्ग के लोगों की तरफ से स्वरोजगार योजना के तहत ऋण दिलाने के नाम पर अधिकारियों पर पैसे लेने का आरोप लगाया गया है। इस समय इस समस्या को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कोरिया कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और लोगों ने बताया कि अधिकारियों की तरफ से योजना के नाम पर लोगों से 2-2 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं। हालांकि इस मामले में कई अधिकारियों ने आरोपों को निराधार बताया। मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो फिलहाल आरोप ये लग रहा है कि 2-2 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने निराधार इन आरोपों को बताया है। साथ ही स्वरोजगार योजना के तहत ऋण के लिए ये पैसे मांगे गए थे। मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ये वही लोग हैं एसटी/एससी वर्ग के लोग जिन्होंने विरोध किया था और ज्ञापन सौंपा है। फिलहाल जांच के आदेश दिए गए हैं। सरकारी बैंक से हम लोग 2020 से मतलब कि लोन के लिए यहाँ मतलब जारी किए थे। वहाँ हम लोग को मतलब नकदी भुगतान लेके हम लोग को मतलब कि नहीं दिया जा रहा है उसका राशि, इसलिए हम लोग यहाँ किए गए थे। कमलेश दिवागन सर जी। आप क्या बोले थे कि आवेदन लानो करके मतलब कि यहाँ से पैसा मिल जाएगा और हमें पैसा नहीं दिया गया। सर हम लोग जिला अंतर व्यवसायी से हम लोग का फॉर्म लोन के लिए आवेदन किए थे और अभी तक पैसा नहीं मिला है। और जब फॉर्म आवेदन किए थे उस समय 2-2 हज़ार लिया गया था कि पैसा मिल जाएगा। और आज हम कलेक्टर कार्यालय में हम इसी शिकायत को लेकर आए हैं कि हमें पैसा मिल जाए। और ये पैसे की मांग किस विभाग ने की थी आपसे? जिला अंतर व्यवसायी से। उस अधिकारी का नाम आपको पता है? कमलेश देवागन सर। कितने रुपए की मांग की गई थी आपसे? 2,000 रुपये आवेदन के साथ मांग किए थे। कितने रुपए दिया जाना था विभाग से आपको? 10,000 के लिए लोन के लिए पास हुआ था। कितने संख्या में आप लोग आए हुए हैं? यहाँ पर कम से कम 100-150 लोग। कितने लोगों ने दिया है? सब लोग यहाँ पर जितने हैं लगभग 15 है 20 है? 294 के आसपास है, लेकिन यहाँ पर 100-150 हम यहाँ पर आए हैं। जो आरोप लगाए वो बिल्कुल आरोप बेबुनियाद है, तथ्यहीन है। वो पैसा की कोई किसी से डिमांड नहीं किया जाता है। बैंक प्रकरण है, बैंक का प्रकरण सीधा संबंधित बैंक को चला जाता है। बैंक द्वारा स्वीकृत करने पर ही संबंधित बैंक को ही सब्सिडी दिया जाता है आवेदक के नाम से। लेकिन उनका कहना है सीधा आपका नाम लेके और आपका मेरे पास प्रकरण नहीं जमा करते, पैसा मेरे कहाँ से जमा करेंगे? मैं प्रकरण में खुद लेता ही नहीं। आवेदक मेरे पास आते नहीं, सीधा ऑफिस में आवेदन जमा करते हैं। आवेदन को उन लोग चेक करते हैं, उसके बाद मेरे पास दस्तखत के लिए लाते हैं। तो परीक्षण करता उन लोग दस्तखत कर देते हैं संबंधित बाबू। मैं बोलता हूँ कि आवेदक जब आते हैं तो उसको लिखा करो कि हाँ मेरे समक्ष आया, उपस्थित हुआ। उसके बाद उन लोग चले जाते हैं। फिर प्रकरण दस्तखत होने के बाद संबंधित बैंक को चले जाता है। बैंक वाला जो कार्रवाई करना रहता है बैंक सैंक्शन करता है।
फिर अनुदान का मांग करता है, अनुदान मांग होने पर हम संबंधित बैंक को अनुदान राशि भेज देते हैं, उसमें और कोई लेने देने का कोई सवाल नहीं। कोरबा को औद्योगिक नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई राज्यों के लोग रहते हैं। खदान और उद्योगों की वजह से यहाँ सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी अधिक है, जिसकी वजह से यहाँ दुर्घटनाओं का भी खतरा है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि वाहनों की संख्या बढ़ने के बाद भी पिछले 1 साल में सड़क हादसों में कमी आई है। हालांकि वास्तविकता कुछ और ही है। पिछले साल छत्तीसगढ़ में 15 लाख नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें से 1.5 लाख से अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन अकेले कोरबा जिले में हुआ। आपको बता दें कि पिछले 6 महीने के भीतर कोरबा जिले में भी कई दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 90 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। साल भर में औसतन 200 लोगों की सड़क हादसों में मौत होती है। हालांकि यातायात और परिवहन विभाग की तरफ से दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। परिवहन विभाग की तरफ से 3 ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर वहां स्पीड ब्रेकर लगाया गया है। कोरबा पुलिस की तरफ से भी यातायात नियमों का पालन कराने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। 15 लाख वाहन नए रजिस्टर हुए हैं, जिसमें से हमारा औद्योगिक जिला है कोरबा, तो यहाँ 1.5 से 2 लाख वाहन रजिस्टर्ड होते हैं हर साल। उसके बाद भी पिछले साल भी एक्सीडेंट से होने वाली मौतों में कमी आई है। इस साल भी प्रयास है कि और कमी आए। सरकार की भी इच्छा के 10% की कमी लाई जाए, और उसमें हम लोग पूरा प्रयासरत हैं कि जितना भी हो सके, चाहे जागरूकता के माध्यम से हो, चाहे इन्फोर्समेंट के माध्यम से हो, उसको प्रयास। और गरियाबंद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय हीरा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से लाखों के हीरे जब्त किए हैं। पकड़े गए दोनों तस्कर उड़ीसा से बताए जा रहे हैं, और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तस्करों के कब्जे से करीब 745 नग हीरे जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत 50 लाख रुपए आंकी गई है। आपको बता दें, मामले में पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक JR ठाकुर ने बताया कि शोभा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 स्कूटी सवार युवक हीरा बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में घूम रहे हैं। शोभा पुलिस ने कुशियार बरछकचना धुरवा के पास नाकाबंदी पॉइंट लगाकर तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जांच में तस्करों के कब्जे से 745 नग हीरे जब्त किए हैं। कि कल मुखबिर से सूचना मिली थी कि उड़ीसा से हीरा तस्कर नगांव और जुगाड़ थाना क्षेत्र में घूम रहे हैं, और इनके आने जाने का रास्ता शोभा थाना क्षेत्र है। इस बात पर हमारी विशेष टीम और थाना शोभा की टीम को थाना शोभा के आगे चेकिंग पॉइंट लगाया था। इसी बीच एक स्कूटर में 2 व्यक्ति आए, जो कि दिखल डल्ली और वैभव डल्ली दोनों पिता पुत्र हैं। इनको गाड़ी को रोक करके इनसे तलाशी ली गई। वो उस पर पॉलीथीन में बंधा हुआ, उसके ऊपर कपड़े से बंधा हुआ एक वो मिला, जिससे खोलने पर पता चला कि हीरा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।